ओके, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का सीन ये है कि इंस्टेड के हम डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना सीखें बहुत ही एक ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरह मैथमेटिक्स वाले समझते हैं या पढ़ते हैं, तो उसका इन सारे सेंस को इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन पढ़े हैं, व्हाट इज़ द रेट, फिर रेट से आगे हम चलिए प्री इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा पता होगा कि हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस ड्राइव करें। हमारा एम ये है कि जो केमिस्ट्री वालों के लिए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है, ये हमारा ना ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि वो जो बेसिक से रूल्स हैं वो हमें पता हो, ताकि कहीं पर अगर हमें ज़ुबानी करना आ जाए, जैसे कैलकुलस में करना पड़ जाएगा, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता हो और वो हम जल्दी से कर लें। अब उसके अंदर डेरिवेटिव्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, ये कोई एक या दो लेक्चर्स में सम अप नहीं हो सकती। बाकायदा इसके ऊपर पूरा कैलकुलस 1 हमारा एक पूरा कोर्स होता है जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की डिस्कशन होती है और फंक्शंस की। तो मुझे नहीं पता मैं 200 में उन्होंने क्यों इतना इसको पुट किया हुआ, लेकिन अगर किया भी होता दैट मीन ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे होगा, तो वो हम उसको देख लेते हैं। और केमिस्ट्री वालों के लिए ये चीज़ है कि इसको अंडरस्टैंड करना कि इसका मीनिंग क्या है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, ये चीज़ हमने इस पर फोकस करना है। और डेरिवेटिव्स जो हैं ये सारे आप सॉफ्टवेयर वगैरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आगे जाके जब आपने फील्ड में यूज़ करना है, तो वो जैसे एक एग्जांपल को समझना है और उसके ऊपर डेरिवेटिव कब अप्लाई करना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, ये सिर्फ बेसिक लेवल का पता होना चाहिए। अगर वो कोई कम्प्लेक्स लेवल का या हाई लेवल का आ जाएगा, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें आपके पास नेट रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, तो स्कीम समझ आ गई आपको। तो इसलिए ये फॉर एग्जांपल ये डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन है कि ग्राफ होता है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो ये मैथ वालों के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ और जस्ट आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले इसकी नोटेशन क्या आती है। चलो वी हैव अ पेंसिल। तो ये जो उसने नोटेशन लिखी है dy बाई डी एक्स, तो उसने कहा जी ये y कोई हमारे पास फंक्शन है, जिस तरह हम कोई y इज इक्वल टू, नीचे उसने लिखा हो चला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, ये कोई आपने केमिस्ट्री के एग्जांपल के अंदर हमने कोई बना लिया फंक्शन, एंड वो हमें कहता है कि भाई डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो जस्ट क्या है कि आपने y के साथ जो है डी बाई डी एक्स, चूँकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम जो नोटेशन लिखेंगे दैट विल बी डी बाई डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ ए y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक सिंपल नोटेशन है। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने डेरिवेटिव के जो रूल्स हम अभी पढ़ने लगे हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल हो गया। तो फर्स्ट चीज जो हमने सीखी कि नोटेशन क्या है, इज डी बाई डी एक्स, जिसके लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ज़्यादातर जो है वो हम एक्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फंक्शन फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या कि मैं लिख लेता हूँ 3t, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फंक्शन जो है वो t का आ रहा है, तो दैट मीन फिर हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में देर आर टू टर्म्स के, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला, यानी कि वो अपनी वैल्यूज के लिए किसी और फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता। तो ये सिंपल नोटेशंस हैं, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी, ये जनरली आपकी फील्ड्स में यूज़ होती हैं। बाकी मैंने आपको सिंपल एक रूल बता दिया कि जो भी फंक्शन जिस पे भी डिपेंड कर रहा होगा डेरिवेटिव हम उसी के लिहाज से लेंगे। ठीक हो गया। तो अभी जिसने एक एग्जांपल है उसने लिखा कि डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर एज यू विल सून लर्न इज 2x, यानी आगे हमें फार्मूला बताया जाएगा। तो उसने कहा यूजिंग द नोटेशन अबव वी वुड राइट दिस एज फॉलो। तो इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 2x। जो भी डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है वो हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। अभी आपने इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना कि ये 2x कैसे है, ये आगे रूल बताया जाएगा। अभी जस्ट सिंपल नोटेशन वो बता रहा है कि जब भी आपने y का डेरिवेटिव निकालना है तो लेफ्ट साइड पे आपने डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना है और राइट साइड पे जो भी आंसर बनता होगा वो लिख देना। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिकॉल हाउ वी कैन राइट आइदर y और f ऑफ x, यानी कि y को हम f ऑफ x भी तो लिख सकते हैं। ये हमने जब फंक्शंस वाली हमने जो कॉन्सेप्ट जब समझा था तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें f ऑफ x के मुताबिक लिखते थे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ सीन कि उसने कहा जो मोस्टली जो नोटेशंस हैं वो इस तरह लिखी जाती हैं। तो ये है कि अगर आपको y आएगा
तो वी विल राइट एक dy और dx, ठीक है, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन इट इज dy बाय dx, ठीक है, या dy dx, बाय को हम खत्म भी कर सकते हैं। ओके जी, अगर एफ ऑफ एक्स लिखा आ रहा है तो फिर उसके साथ एफ डैश, यानी कि ऊपर ये जो हम एक इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं, इसे हम डैश कहते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह हम वो सेट्स के अंदर नहीं कंप्लीमेंट लेते थे तो डैश लगा देते, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए वर्ड प्राइम भी यूज़ होता है और डैश भी यूज़ होता है। ये एक हमारी जनरल नोटेशन है जो कि मोस्टली जब हम कोई क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको ये बुक्स में दिखाई देगी। ये एक हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है, डी ओवर डी एक्स वाली, और ये वाली एक कॉमन नोटेशन। तो उसने कहा अगर फंक्शन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में भी लिखना हो तो फिर क्या, फिर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम डी ओवर डी एक्स लिख रहे हैं तो फिर ब्रैकेट और फिर फंक्शन ऑफ एक्स। वो y तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन फंक्शन के लिए क्योंकि उसके आगे f ऑफ x आ रहा है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और वो ये डी बाई डी एक्स या ऑफ f ऑफ x, ये एक पूरी सामने से पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ एक्सक्यूज मी सर, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जी बच्चा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई मसला नहीं। हमने सर ये कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं जो हाईलाइट करवा देते हैं डेरिवेशन के पहले ही कि ये इंग्लिश का अल्फाबेट आया तो इसका मतलब होगा ये वेरिएबल है, तो वो काइंडली करवा दें हाईलाइट। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक लेक्चर में कि जो एंड से ए बी सी होती है ना, हाफ से लेकर एंड तक, दीज आर वेरिएबल्स एक्स वाई जी टी पी क्यू आर, और जो शुरू के वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी डी, दीज आर जनरली यूज फॉर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव ए से बी पढ़ रहे सी हैं डी इट विल बी, सॉरी, सर ए बी सी डी से लेके किधर तक हाफ तक, कांस्टेंट्स होते हैं? हाफ हाफ तक। कितना बनता या तुम्हें एबीसी का हाफ नहीं पता, देख लो जितना बनता है। यार हमारे यहाँ जो डेरिवेटिव्स है ना, अभी जो इस आप जिस लिहाज से पूछ रहे हैं वो तो मैंने एक जनरल बता दिया ना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ए बी सी मैक्सिमम हाथ डी तक जाएगा बस, और जो वेरिएबल्स इट इज़ एक्स एंड वाई, ज़्यादातर यही यूज़ होंगे, मोस्टली हो गया तो डी, ठीक हो गया, है? ओके एक्स सर। वाई या जी या टी यूज़ हो जाएगा, मोस्टली ये यूज़ होते हैं बस। तो ये चार वेरिएबल इधर से मेरे ख्याल से हमें याद हो जाएगा। और प्लस जो है अभी हम आगे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि कांस्टेंट्स भी आता है, तो वो एबीसी हमें पता चल जाता है कि दीज आर द कांस्टेंट्स। तो चलें, यहाँ पर ये था, उसने नीचे अब हमें फंक्शन दे दिया कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि प्रीवियस में हमने वाई के लिहाज से किया था, तो इसको हम फिर क्या किस नोटेशन में लिखें कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स, और जो फंक्शन की वैल्यू है दिस इज, तो ये आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना एफ ऑफ एक्स वाली, कि जो फंक्शन एक्चुअली है, जो एक्चुअल उसका फार्मूला है या वैल्यू है, वो हमने इधर पुट कर देना। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये नोटेशंस का समझ आ गई होगी, वाई के लिहाज से क्या है, एफ डैश के लिहाज से क्या है, और जब हम फंक्शन को बीच में पुट कर रहे हैं तो वो क्या होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, इसमें तो कोई मसला नहीं पूरी क्लास को। चल गुड। हाँ अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो मैंने बात की थी कि भाई बाज़ का फार्मूला दूसरे भी हो सकते हैं, वेरिएबल फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक उसकी एग्जांपल आ गई कि इसमें आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि लेट्स से वी हैव अ थीटा, थीटा इज अ फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें सीन पता है कि हमेशा हम जो नीचे लिखते हैं इट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले यहाँ पर एक्स की सीन में कोई फार्मूला आता था इस जगह पर, तो हम नीचे एक्स लिख देते। अब हमने क्या करना है, थीटा का लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी विल राइट डी थीटा ओवर डी टी। जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। तो दिस इज द नोटेशन। तो कभी हम थीटा की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जब एंगल्स वाली चीज़ें होंगी, मोस्टली जो है वाई और एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये सब जस्ट आपको बताया है कि डिफरेंट नोटेशन भी हो सकती है। अब हम चलते हैं कि भाई ये 2x किस तरह आया, हमें कैसे पता चला। तो वो हम चलते हैं कि डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएटिंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स आपको पता है कि क्या चीज़ है, ये उसकी जनरल फॉर्म है जिसमें जस्ट
एक्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में ही चीज़ें आए, एक्स की 4 प्लस 3x² प्लस 2x, और कोई टर्म्स ना आए मैथमेटिकल की, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल कुछ भी, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने a n a2 a1 दीज आर कॉन्स्टेंट्स, तो a जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है और ये आगे उसने लिखा भी हुआ है। कुछ पॉलिनोमियल्स में a b c d सा लिखते हैं, लेकिन जो जनरल और करेक्ट फॉर्म है उसके अंदर हम एक ही वेरिएबल लिखते हैं, उसके सब्सक्रिप्ट में वैल्यूज लगा देते हैं a n -1, या आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये वाली टर्म्स देखी हुई। तो उसने कहा कि एक सिंपल जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हमने रूट्स वगैरह निकालना सीखा हुआ है। फिर उसके बाद कहा कि जो डेरिवेटिव है वो करता क्या, ये थोड़ा सा अब उसने वो जो है थोड़ा सा कंसेप्ट के लिहाज से बताना शुरू कर दिया कि कर्व में अगर हम कोई डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो ग्राफ में क्या वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप जैसे ये याद रखें कि वो ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व बताता है। ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व क्या है? स्लोप। अब बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी अगर ग्राफ आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब उसने कहा जी रूल जो है, पहला फार्मूला डेरिवेटिव का, कि अगर आपके पास y जो है कोई x की पावर में आ जाए, सिंपल वन थिंग, जैसे आ गया अब पिछले क्वेश्चन में था x², तो y इज इक्वल टू x²। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसने क्या है कि फॉर्मूला क्या है कि जो भी पावर में है, यहाँ पर n क्या आ गया 2, तो जो भी पावर में चीज हो गई उसको आपने, इसे हम कहते हैं पावर को नीचे उतारना। तो दिस विल बी dy/dx इज इक्वल टू, पावर को नीचे उतारा तो 2 को नीचे उतार लिया, आगे जो x है वो वैसे का वैसे, और पावर में से एक को माइनस कर दें तो दैट विल बी 2 - 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज 2x। तो दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला कि जब भी आपके पास सिंगल वेरिएबल आ जाए, उसकी कोई भी पावर हो, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, लेट्स से माइनस में हो, क्योंकि माइनस वाला कंसेप्ट ज़्यादातर हम समझते हैं कि पॉजिटिव में ही पावर्स होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव में भी हो सकते हैं। -4, तो रूल इज सिंपल कि dy/dx विल बी, पावर को नीचे उतारें तो दिस विल बी -4, ठीक है, और x और पावर में से एक को माइनस कर दें। आपने क्या करना है फॉर प्रैक्टिस, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, जैसे दिएगा y इज इक्वल टू x की पावर -4, फाइंड द डेरिवेटिव, एक तो आपने रूल अप्लाई कर दिया और साथ आप सेंस लगाकर, इधर सेंस मीन्स 3 डॉट्स फॉर अ रेफरेंस, तो भाई ये कहाँ से मुझे पता चला कि पावर उतारनी है और फिर पावर में से एक को माइनस करना है, तो आप आगे ये फार्मूला लिख लें। इस तरह आप 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और पढ़ने वाले को भी पता शुक्रिया चलेगा सर। भाई इसने रेफरेंस दिया। क्लियर हो गया जी? 16। सर शुक्र है विकास नहीं बोला आपने। ये जो हम पावर रूल लगाते हैं, इसके बाद जो हाँ जी। वेरिएबल हमारे पास होता है इसका भी तो डेरिवेटिव लेते हैं ना, मतलब पावर पीछे पावर में से एक माइनस और अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव। एक्स का देखें डेरिवेटिव वो, तो 1 होता है अल्लाह की तरफ से, मगर आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए वो जब चीज़ आएगी ना तो वो बन जाता है फंक्शन, फिर वो फंक्शन के लिहाज से डील होता है। अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, कि पावर को उतारा और पावर के लिहाज से एक वैल्यू माइनस कर दी। अब यहाँ से चलें, 16 ने कहा कि सर हम x की अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव। चलें, ये भी एक चीज़ हो गई। तो y इज इक्वल टू x, तो we apply the same rule, dy/dx, सिंपल x का सिंपल x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1, तो हमने इसके ऊपर ये रूल अप्लाई किया 1, ठीक है, और पावर में से 1 को माइनस कर दें तो 1 - 1, तो दैट विल बी 0। तो x की पावर 0 या कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 हो, उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, ये याद रख लें कि अगर आपके पास नीचे कोई भी चीज़ है, वेरिएबल है, कांस्टेंट, उसकी पावर 0 होगी, इट विल ऑलवेज बी 1। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आता है, यानी कि सिंपल एक्स का डेरिवेटिव उसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो तब भी उसके रेफरेंस में यू हैव टू यूज दिस बॉक्स। ये एक लिखने का अच्छा स्टाइल होता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ आगे कि विद रेफरेंस मुझे कैसे पता चला, तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा।
दिस इज फार्मूला 1 कि जब भी x की पावर में कोई चीज आ जाएगी उसकी पावर उतारी और साथ पावर में से एक को माइनस कर दी। ये क्लियर हो गया इधर तक? ये फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया, बेसिक वन है। उसमें पॉजिटिव पावर्स भी आ यस सकती सर। हैं, नेगेटिव वन भी आ सकती हैं। क्लियर हो गया? यस यस सर। चल जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड जो है अगर कुछ एक दो एग्जांपल्स होंगे तो लेट्स सी। अब वो कह रहे हैं कि चले x की पावर तो आ गई समझ, लेकिन अगर x की पावर जीरो हो जाए, चलें हमने एक किसी के जहन में आ सकता था कि सर x की पावर जीरो भी तो हो जाए, हमने पॉजिटिव कंसिडर की हैं, नेगेटिव कंसिडर की हैं, तो व्हाई नॉट अबाउट जीरो? तो वो देख लेंगे। x की पावर जीरो हो तो इट्स आंसर विल बी वन। दैट मीन ये कोई कांस्टेंट आ गया ना, वन इज अ कांस्टेंट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो n इज जीरो। जब हमने जीरो को ही नीचे, जैसे यहाँ पर x की पावर जीरो है और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो जब जीरो इधर नीचे उतार दिए तो आगे जो मर्जी चीज आ जाए, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसलिए वन जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसी तरह जो भी कांस्टेंट होंगे 3 4 5, उसने यहाँ पर जनरल लिख दिया सी। अब देखें यहाँ पर वर्ड सी यूज हुआ है, ये शुरू की एबीसी में से है, तो इसका मतलब है कि सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो। यानी कि आपको कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5, तो दिस विल बी जीरो। दिस इज आवर रूल नंबर सेकंड, यानी कि फर्स्ट में से ही निकला हुआ, तो हम इसे सेकंड कह लेते हैं कि कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। फिर उसने बताया कि सिंपल सर एक्स है तो उसका आंसर वन होगा। पावर्स में आता वो पावर रूल हम यूज कर रहे हैं। जी बच्चा। सर जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें हमने वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमने ऊपर रखा है, इसमें सर एक्स ऊपर क्यों आया? डी वाई और डी एक्स। दिस वन अब नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है ठीक है। देखिए हम लिखते हैं ना y इज डी वाई और डी एक्स, तो यहाँ पर y क्या है? x की पावर जीरो। हमने देखा था कि देर आर टू टाइप ऑफ नोटेशंस, थ्री टाइप्स, कि हम y को लिख लें, हम एफ ऑफ एक्स को लिख लें, और हम जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है उसी को पुट कर। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर y इज इक्वल टू एक्स नॉट नहीं ना लिखा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जिस चीज़ की हमने लिखना है। चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं y भी लिख सकता हूँ, मैं x की पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं ना होगा। ये दो इक्वल चीज़ें हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप ये समझ लें कि भाई मैंने y की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, तो दिस विल बी डी ओवर डी एक्स। अब y क्या है हमारे पास? y हमारे पास है भाई एक्स नॉट, x की पावर जीरो, तो मैंने x की पावर जीरो लिख दी। क्लियर हो गया एटी? सर ये जो इफ में लिखा हुआ है ना बॉक्स में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। सर यहाँ इफ पर इफ लिखा इफ y इज इक्वल टू c, आगे सर वो यानी कि कोई जी कांस्टेंट सर होगा, तो देन डेरिवेटिव, अच्छा इधर ये वाला, यहाँ ये वाला यहाँ पर सर। जो डेरिवेटिव है वो बुक वाले ने जनरल नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। इट इज डी, होना इस तरह चाहिए बिल्कुल, डी सी ओवर डी वाई, दिस इज द सी। ओहो सॉरी, यस सर। डी वाई और डी सी इट सर। शुड बी डी सी ओवर डी एक्स, ये होना चाहिए। वाई इज सी। यस चलें ये आप क्लियर हो, चलें गुड, ये अच्छा एक हो गया। वो बाल यहाँ पर बुक वाले ना जनरल नोटेशन नहीं थी डी ओवर डी एक्स, तो वो उसमें शायद मिस प्रिंटिंग या गलती हो गई, सो डोंट वरी, ये आपने सही बता दिया। बाकी सबको भी क्लियर हो गया कि डी वाई ओवर डी एक्स, अगर y कांस्टेंट है तो वो जीरो होगा। मैंने चूंकि साथ यहाँ पर लिखा था तो मेरा उधर ध्यान ही नहीं किया बॉक्स की तरफ कि आप जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलें ये भी क्लियर होगा। अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया। तो दिस इज एग्जांपल्स, यहाँ पर उसने x की पावर 5 को यूज किया हुआ, तो वी हैव अ सेम रूल, ठीक है, सर। कि एक देखा एग्जांपल। जैसे ये इसने लिखा, पहले जनरल फार्मूला लिख दिया कि एज वी नो if y is equal to x की power n, then derivative will be n x n minus 1. Instead of writing कि भाई we know the derivatives and
एज वी नो और सीधा आप आंसर लिख दे। एज वी नो हमें थोड़ी पता है, या पेपर करने वाले चेक करने वाले को थोड़ी पता है, तो आप पहले रेफरेंस दें फार्मूले का और फिर उसके आगे उसको अप्लाई कर दें। इसी तरह ये नेगेटिव में था, तो नेगेटिव के लिए भी एज वी नो पहले पहली लाइन में ये लिखें कि भाई मुझे फार्मूला पता है और इस फार्मूले के रेफरेंस से इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं नीचे, तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, इधर तक कोई प्रॉब्लम आपको या कुछ आपको कंफ्यूजन हुई हो तो अभी आप पूछ लो। सर एक एग्जांपल आप मेरे कहने पे कर सकते हैं? हाँ जी बोलें, एग्जांपल बोलें। सर अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, उसका होल स्क्वायर करें, तो उसका डेरिवेटिव लें जरा। देखिए एक मिनट, अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो है सिंपल, जिसमें से एक्स की पावर आ रही है। ये होल का जो भी क्यूब या स्क्वायर होगा ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले बेसिक स्टैंडर्ड ओके सर। पढ़ते हैं, फिर स्टैंडर्ड से आगे चलते हैं। तो जब हम ये वाली नोटेशंस पढ़ेंगे तो मैं जरूर ये वाली एग्जांपल कर, ठीक है। 16 ओके जब सर। ये एक और स्टूडेंट ने ओके कुछ सर। क्वेश्चन किया था। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो पीछे हमने बात की, जैसे आपने कहा कि हमने डी सी बाई डी एक्स लिखना है, वाई इज इक्वल टू सी था, तो यहाँ पे हम लिख हाँ सकते हैं डी एक्स की पावर 5 ओवर डी एक्स। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, तीनों ओके नोटेशंस सर। है, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ ओके वो सर। लिख लें, या ऊपर हमने y भी डिक्लेयर किया, dy भी लिख लें, सेम है। यानी कि रोल नंबर 80 हमें कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट d ओवर dx ब्रैकेट लगा के x की पावर 5। ये ब्रैकेट को नहीं भूलना है, ये दिस इज अ रूल, ये लिखने का एक स्टैंडर्ड स्टाइल है। अब आज जगह पर हम इस ओके तरह सर। भी लिख देते हैं, काम मसला तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो स्टाइल है वो फिर मसला कर जाता। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक ही टर्म नहीं होती, बाज़ ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, तो वो फिर लगेगा कि हम सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ ही डेरिवेटिव लगा रहे हैं, बाकी टर्म्स जैसे मैं यहाँ पर चले लिख देता हूँ, हम कोई पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो दिस इज 4x, तो इससे क्या लगेगा हमें कि भाई ये सिर्फ डेरिवेटिव पहली टर्म के साथ है, दूसरी के साथ नहीं। लेकिन जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरी टर्म के साथ वो अप्लाई हो रहा है। चले जी, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और पावर में देखें यहाँ पर जो फ्रैक्शन भी आ गया, हम तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो को देख रहे थे, तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई n की वैल्यू इंटीजर्स नहीं है, वो फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, तो फ्रैक्शन भी हो जाए रूल वही रहेगा एज वी नो, और n को आपने नीचे उतारा और उसकी पावर में से एक को माइनस कर दिया। ठीक है, अब वो बात कर रहा है कि हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं कि भाई अगर x की पावर के साथ कोई कांस्टेंट भी कोएफिशिएंट हो, जैसे पोलिनोमियल होती है, तो वी राइट 4x², तो ये तो हो गया वेरिएबल और ये इसके साथ कोएफिशिएंट हो गया जो कि कांस्टेंट होता है। तो फिर क्या करेंगे, तो आपने उसने बताया कि भाई कोई मसला नहीं होता, आप अपना जो पुराना रूल है वही से को इस्तेमाल करेंगे, पावर को नीचे उतारा, पावर से को माइनस किया, और जो कांस्टेंट है वो साथ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थिंक इट एज के भाई dy ओवर dx, और y की जगह पर चले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 4x²। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालना, यानी कि ये आप समझ लें कि जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट जब कोफिशिएंट हो तो वो बाहर आ जाता, और उसके बाद ऊपर उसके बाद फार्मूला लगा दें जो भी है, या फिर ये वाला फार्मूला भी डायरेक्ट के आंसर में आप कांस्टेंट बाहर लिख लें, इट्स द सेम थिंग। आगे उसने कहा है द फर्स्ट रूल इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ द अबव रूल, ये जो हमने प्रीवियस अभी फार्मूला पढ़ा है वो एक स्पेशल केस है जब ए की वैल्यू 1 हो। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला मजीद आ गया फॉर रेफरेंस। तो उसने कहा जब y इक्वल टू 4x² होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 2, तो भाई इसके बाद फार्मूला लगाएं कि एज वी नो, ये जनरल फार्मूला रेफरेंस के तौर पे, और नीचे आप उसका आंसर लिखते हैं। तो इसमें कोई नई चीज नहीं आई, जस्ट क्या गया कोई कांस्टेंट आ रहा है पावर x वेरिएबल के साथ, तो आंसर के साथ भी आ जाएगा, दैट्स इट। फिर आगे जो सिंप्लीफिकेशंस करनी है तो वो आप कर लें। अब जो है कि उसने कहा हमने x तो पढ़ लिया, तो बाज़ का अगर फंक्शन आ जाए, फंक्शन से यह मुराद है कि लाइक दिस फॉर्म आ जाए कि डी ओवर डी एक्स, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर दूँ, ये जो भी बात 16 कर रहे थे कि हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए तो फिर क्या होगा,
तो वो उसने कहा डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। तो तब क्या रूल रखना है, कांस्टेंट को बाहर निकालें और वो फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तभी हमने सिंपल फंक्शन रखे हैं, जैसे 2x³ आ रहा है तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया और उसके ऊपर बाकी जो x वाली टर्म है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, एट द एंड नेट रिजल्ट सेम है। तो मेरे ख्याल से अब ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर रहेगा जनरल। जैसे यहाँ पर 4 है, 4x की पावर -1, तो वो ये अप्लाई द रूल, ये रेफरेंस में लिखा और ये आंसर लिख दिया। मैं अब इसकी कैलकुलेशन में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि सिंपल ये 2 4 की मल्टीप्लिकेशन हैं। अब मज़ीद चलते हैं केमिस्ट्री की एग्जांपल की तरफ। तो उसने कहा जी कूलम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये तो फिजिक्स की लग रही है, शायद केमिस्ट्री में भी यूज होती है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स फाई बिटवीन टू चार्जेस डिके अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द इंटरवीनिंग डिस्टेंस, यानी कि दो दो हमारे पास फोर्सेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस पे उसके इनवर्स पे डिपेंड करती है। तो नीचे फार्मूला उसने दे दिया कि फाई इज इक्वल टू 1/r²। अब देखिए r जो है ये एंड वाली ABC में आता है PQRST, ठीक है, तो इट इज़ अ वेरिएबल। तो उसने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। फार्मूला हमारे पास है, ओके जी। तो हमने लिख दिया कि उसको पहले ज़रा पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जस्ट ऐसे ही है, x की पावर -2, जस्ट के x की जगह पर r आ गया तो कोई मसला नहीं है। आप उसके ऊपर लिखेंगे कि एज वी नो y इज इक्वल टू x की पावर n, तो फार्मूला ये यूज होता है। तो यहाँ पर y जो है एज ए फाई है, x जो है वो एज ए r है और n की वैल्यू तो वैसे की वैसे। तो आप लिखेंगे डी फाई ओवर डी आर इज इक्वल टू पावर को नीचे उतारा और वेरिएबल की पावर में से a को माइनस कर दिया। तो एक एग्जाम्पल से हमें समझ आए कि सिर्फ अगर x और y की जगह पर कोई और भी आ जाए, फाई आर आ जाए, रूल वही रहता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, घबराना आपने नहीं है। जी बच्चा। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ जी से जी एक और चीज भी समझ आई है कि अगर ओवर में वेरिएबल होगा तो उसे ऊपर लेके जाना ना लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है ना कि जब ओवर में कोई चीज़ हो, जैसे कहीं जगह पर x की पावर -3 है, तो इट इज़ एक्चुअली क्या है, ये रेसिप्रोकल है 1/x ये क्यूब, सब ये दोनों सेम है, ठीक है। चलें इसमें एक कुछ को सवाल नहीं पढ़ा, था ये मैट्रिक और मैट्रिक वगैरह में ये चीज़ें नोटेशन यूज होती है, इसलिए मैंने को इतना बताना मुनासिब नहीं समझा। चलें ये मजीद क्लियर हो गया मैं। तो डेरिवेटिव्स में सर जब भी आपने अप्लाई करना है तो 1/x³ है, तो पहले आप उसे ऊपर ले जाएं, तो ये वाली फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म का फार्मूला आपको आता है, तो फिर आप अप्लाई कर दें जो हमने अभी सीखा है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। ये वो हमारा मैकेनिक्स का कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें इस तरह के 2-3 सवाल थे। हाँ बिल्कुल। तो मैं ना इंटर रिलेटेड है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि जब हमारे पास, अब हम ये सेकंड फार्मूला पढ़ने लगे कि साइन एक्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपने याद रखना है कि कॉस एक्स होगा। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस का बताया गया, तो इसी तरह कॉस का उसने बताया कि डेरिवेटिव क्या होगा -1 माइनस साइन एक्स। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में, लेकिन जब कॉस को हम साइन में कर रहे हैं तो इट इज -1। फिर उसने कहा है कि अगर जो एंगल है उसके साथ कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले फार्मूलाज में था, तो द रूल इज सेम कि कांस्टेंट जो है देखें, बाहर भी कांस्टेंट आ रहा है और एंगल के साथ भी आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस के अंदर जो भी एंगल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर एक ही वैल्यू 1 हो जाए तो फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। अभी हम जो है एंगल के डेरिवेटिव्स की टर्म की तरफ नहीं जा रहे। जब चीज़ें सिंपल सिंपल हमारे पास हो रही हैं तो मेरे हिसाब से सिंपल ही रखना चाहिए। लेकिन जस्ट बाहर मैं सर कह रहा हूँ कि जब कॉस होगा तो फिर बाहर हमें -1 लगाना पड़ेगा वो फार्मूले का। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं दो वो आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, और फिर आगे कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर दें। और जब यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है तो ये याद रखें कि एंगल वही रहेगा, एंगल में से b गायब नहीं होगा। इसके आगे मजीद हम जो है एग्जांपल्स भी करते हैं।
और साथ उसने कह दिया कि these rules only work when we measure the angle in radians। तो ज़्यादातर जो फील्ड के जितने भी एग्जांपल्स या हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे रेडियंस में ही मेजर होते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे उसने यहाँ पर सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि sin 9x। अब यहाँ पर b जो है वो क्या है 9, तो हम लिखेंगे एज वी नो, ये जो पीछे फॉर्मूला हमने भी चेक किया हुआ था, बॉक्स बनाया हुआ था, ये हम पहले लिखेंगे और फिर इस फॉर्मूले में चीजें आप लिख दें कि a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 9, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 cos और फिर एंगल वही 9x आ रहा है। आगे अब यहाँ पर देखें कि दिस इज x ओवर 2, तो वी कैन राइट 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओवर 2, तो दिस इज आवर b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू, ये हम साथ रेफरेंस लिखेंगे। ओप्स, चलिए थोड़ा सा नीचे चला गया तो हम इसको कर लेते हैं। तो रेफरेंस लिखना नहीं भूलना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। बेशक अभी जो है जितने भी आप फार्मूले लिखें एक पेज पे लिख लें, जैसे ऊपर हमने 3 फार्मूलाज लिखे हैं वो आप पेज पे लिख लें, फिर ये साइन कॉस वाले पेज पे लिखें। तो जब आप क्वेश्चन करें आप बेशक पेज से देख के रेफरेंस लिख लें, जुबानी लिखने को कोई नहीं कह रहा क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। तो ये एक लिखने का स्टाइल या जो पेपर का स्टाइल है, ये अटेम्प्ट स्टाइल, ये उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर अगेन यही चीज आप लिखेंगे कॉस के लिए, माइनस कांस्टेंट सारे बाहर आ गए a और b, और कॉस जो है किसमें चेंज होता है साइन में, और फिर आप उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली वैल्यूज लिखें। फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ पर एक क्रॉस ज़्यादा हुआ आया हुआ, और इसको ख़त्म कर देते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर इसके बाद जो कांस्टेंट की सिंप्लीफिकेशन आप वो करें और आंसर लिखें। क्लियर हो गया। इसी तरह आगे एग्जांपल आई है कि -2 cos -7x, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी -2, b की वैल्यू -7। तो ये याद रखना है कि a इज अनदर वैल्यू और माइनस जो शुरू में फॉर्मूले का था वो भी लगाना, तो इसलिए उसने यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। तो इट इज माइनस, फिर आगे a की वैल्यू पुट की, फिर हमने b की वैल्यू पुट की विच इज -7, फिर आगे हमने एंगल लिख दिया, वो ये आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया जी। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन साइन और कॉस में? यस सर, यहाँ पे उसने जो मल्टीप्लाई किया ना बी को, उसने होल जी के साथ किया, मतलब उसने ब्रैकेट लगाई हुई है। ये क्या सीन है? देखिए नहीं, देखें ये मैं इस तरह लिख लूँ, साइन के साथ तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। -7 साइन फॉर एग्जाम्पल एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, एक ही बात है। मसला तब आता है जब मैं लिखूँ -4 एंड -3, दैट मीन सब्ट्रैक्शन। अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दैट मीन मल्टीप्लीकेशन। इसका आंसर आएगा 12। यस तो जब ये कांस्टेंट्स हो सर उसमें ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जब फंक्शन के साथ ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं ना हो रही, मल्टीप्लिकेशन ही होगी, इसलिए उसने वो गलती से लगा दिया। आप जो है इसको इस तरह ही करें, कोई मसला नहीं। जो एक रूल है जी। रोल नंबर 80। सर मैंने पूछना था सर, ये जो हम वो आपने कहा है कि एंगल को चेंज नहीं करना, बी को हम बाहर लिखते हैं सर, वो हम क्यों बी को वो उससे एक्स के साथ से हटाते नहीं है? मैं इसके देखिए पीछे ये तो हमने बकायदा, जी जी बोला। लेफ्ट हैंड सर। जी सर, वो फंक्शन को देखे तो उसमें तो सर वो बी उसके साथ ही है ना, तो अगर इनको रिवर्स करना हो तो फिर कैसे होगा? रिवर्स मतलब जैसे तो हमने सर ये इसका रिवर्स निकाला है। वो इक्वालिटी की बात कर रहा है सर, जबकि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है ना, वो इक्वालिटी में होता है कि इक्वल के दोनों साइड्स पे चीजें एट दी एंड सेम होनी चाहिए। नहीं, मुझे रोल नंबर 80 का जो क्वेश्चन समझ आया वो ये है कि हम जब के साथ जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एंगल जो है यहाँ पर बी गायब हो जाना चाहिए। ये मुझे समझ आई, ऐसे ही है यस कि सर, यहाँ पर जो एंड पे यही है। आंसर है ना, ये बी नहीं आना चाहिए, बी तो हमने बाहर निकाल लिया। यही जी सर, क्वेश्चन है वो रोल क्यों नंबर हम 80। जी सर, यस सर वही देखिए पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो है हम यूज कर रहे हैं फार्मूलाज, हम ड्राइव नहीं कर रहे। इसके बकायदा वो पीछे एक समझ साइंस आ है, गया। बकायदा एक फॉर्मूलेशन है। तो आप जो है अभी इसको फॉर्मूलेशन की तरफ ना जाए कि ये कैसे आया, दिस इज अ फॉर्मूला, इसको याद रखें बस। ये यहाँ सही पर है। एंगल जो है देखें थीटा है, तो वो थीटा ही रहेगा।
अगर यहाँ पर साथ कांस्टेंट आ रहा है तो वो आगे इसका जो अभी हम आगे जनरल अभी पढ़ने लगे हैं, तो जिस तरह अभी 16 ने बताया कि जो फंक्शन होता है ना इसके अंदर एंगल का, तो एंगल का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो दिस इज अ एंगल डेरिवेटिव। बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, ठीक है, ये इसलिए है। लेकिन मैं आपको उन कम्प्लेक्स चीज़ों में लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपका उससे कंसर्न ही नहीं है। हमारा काम है इनको यूज करना, कैसे यूज हुआ, ये कैसे बने, ये मैथमेटिशियंस का काम है जिन्होंने आगे कोई नए फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। केमिस्ट्री वालों का काम है सर अभी फार्मूलाज को मुझे यूज करना, ठीक है। एक्सक्यूज जी मी सर, 16 जी। अभी मुझे समझ आई है ये बी बार क्यों है। ये दरअसल एंगल का अंदर डेरिवेटिव है, क्योंकि एंगल के साथ एक कांस्टेंट भी है, तो ये जी उसका डेरिवेटिव है। अब आई है मुझे बिल्कुल। समझ सर। जी सही हो चलें, गया। गुड, आपको तो आ गई है। मैं इसलिए चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सारे माशाल्लाह हमारे पास आ रहे हैं वो प्री मेडिकल वाला। तो जितनी चीज़ें सिंपल हो कि आप फार्मूला फार्मूला को फॉलो करना, ये स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जैसे ये है, ये आपने उधर भाईजान लिखना है सॉफ्टवेयर में दिस वन, तो उसने ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर दे देना। जब आपने आगे फील्ड में लैब्स में जाके यूज़ करनी है कोई चीज़, तो आपने ज़ुबानी हाथ से थोड़ी करनी। तो यहाँ पर जो कि हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जस्ट हम इतना बताना चाहिए कि भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस था और कॉस का साइन। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो वो हमने याद रखना कि वो उसका आंसर ये होगा। और देखने रूल एक ही है, सर जस्ट इसे हम कॉस और मोर साइन का सिंपल भी तो डिफरेंशिएट करा हुआ। सर इसे हम जी मोर सिंपल भी तो कर सकते थे ना, कि आगे वो सिंपल एंगल का डेरिवेटिव लिख लेते। अगर नहीं हम नहीं, बी एक्स का अगर -7x का डेरिवेटिव लें तो -7 ही आता है, तो -7 ने पीछे जाके ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई होना है। फार्मूला जितना शॉर्ट हो ना उतना ही अच्छा होता है इंट्रोडक्टरी लेवल पे। अगलों ने हमें नहीं किताबें बनाई हुई, तो वो जब थोड़ा सा हम ऊपर, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम उसमें ज़रूर करेंगे, वो आगे इंशाल्लाह चीज़ें आएंगी। अभी जितना बताया है वो आपको समझ आ गई ना। उसके बाद उसने ये एक क्रिस्टलोग्राफी, ये तो आपसे रिलेटेड ही है। तो उसने कहा जी इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी द ब्रैग इक्वेशन रिलेट्स द डिस्टेंस d बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स इन अ क्रिस्टल। अच्छा जी, द वेवलेंथ ऑफ ए एक्स रेज इज लैम्डा, an integer n, and the angle through which the x-ray are scattered theta in the equation is given। तो वो उसने कोई आपको जनाब वेवलेंथ का फॉर्मूला बता दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2d ओवर n sin थीटा। यहाँ पर लैम्डा जेट इज अ फंक्शन, d इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जो कि शुरू की ABCD में से है। और यहाँ पर जो हमारा जैसे फार्मूलाज में x होता है, तो यहाँ पर हमारे पास वो क्या आ रहा है थीटा। तो उसने कहा जिसका डेरिवेटिव निकालें, तो चूंकि साइन है तो वी विल राइट द जनरल y इज इक्वल टू a sin bx। ये हमने जनरल फार्मूला लिखा कि एज वी नो दिस एंड दैट, फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ से हमने इस फार्मूले को रिलेट करना है, व्हाट इज a, तो a वैल्यू इज 2d ओवर n। व्हाट इज b, एंगल के अंदर एंगल तो सिंपल, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो इट्स लाइक साइन एक्स। इसका मतलब है कोई बी की तो वैल्यू ही नहीं है, तो बी की वैल्यू तो 1 है। जब कुछ नहीं है यहाँ पर, दैट मीन 1 से मल्टीप्लाई किया गया। तो उसने कहा फिर होता है कि यहाँ पर हम लैम्डा को एज ए वाई और थीटा को एज ए एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज पुट कर, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, और बी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस इज थीटा, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा वेवलेंथ का डेरिवेटिव आ गया। सर m और n भी कांस्टेंट होते हैं? जी ये जिस तरह सीक्वेंस में देखे एन यूज होता है, तो ये शुरू की एबीसी में ही आता है ना। ओके सर। सर एम तो आपके बाद आता है एन। जी सर जो एन है वो हाफ के बाद आता है। हाफ के बाद आता है। चले मैंने जो आपको सिंपल एक जनरल बताया था, लेकिन जो एन है ना मोस्टली जगह पर, जिस तरह इंटीजर्स है सीक्वेंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 इस तरह की चीजों के लिए यूज होता है। तो मेन चीज है हमने यहाँ पर जो देखना है कि देखिए एन इज एन इंटीजर, तो जब इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पे भी तो डिपेंड करता है ना। हम डिफरेंट ऑथर्स हैं, मैंने तो आपको एक जनरल रूल बताया, मैं कहता हूँ भाई नहीं, आई एम कंसिडरिंग पी या आई एम कंसिडरिंग टी एज ए कांस्टेंट, तो मैं उसके लिहाज आगे क्वेश्चन लिख देता, तो मेरे क्वेश्चन में फिर वो टी कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो जनरल रूल जो है मोस्टली इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अब जैसे एन है ये थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि हाफ के बाद आ रहा है, लेकिन थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एन हम जो है वो एज ए कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। वो कभी भी फार्मूलाज में उस तरह यूज नहीं होता, वो कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है।
फिर ये बीच में मजीद आगे चले जाएं तो डीप आ जाती चीज़ें, मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बड़ा इजी है, वो खुद सेम ही आ जाता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो जस्ट दिस इज अ फॉर्मूला। लेकिन आगे अगर कॉन्स्टेंट्स आ जाए तो फिर क्या होगा सीन, तो वो हम देखते हैं कि अगर एक तो कांस्टेंट कहाँ पर आ रहा है, एक तो ये कि ई के साथ मल्टीप्लाई हो कोफिशिएंट बन जाए, और एक ई की पावर में आ जाए। तो दिस इज द रूल कि जब पावर में आ जाएगा तो वही चीज जिस हमने कॉस और साइन में किया था कि भाई ए भी साथ लगा देना और एंगल में कोई चेंजेस नहीं आने, तो देखें ई की पावर में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये तो कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाता है, फंक्शन के साथ अगर हो तो वो हम कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, इसकी समझ आ गई। ये जो बी आ रहा है यहाँ पर, ये आप याद रख लें कि एक्चुअली ये फंक्शन का आगे डेरिवेटिव आ रहा है, उस लिहाज से बी है। तो बहरहाल आप फार्मूले को सिंपल रखें, याद रखें कि अगर पावर में कुछ आ जाए तो फिर हमने सेकंड चेक बॉक्स यूज करना है, ए बी की पावर बी एक्स, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर हमने सिंपल वन रखना। क्लियर? इसकी आपने डीप थिंकिंग में नहीं जाना बैक एंड पे, सर क्योंकि ये हम क्लियर मैथमेटिक्स नहीं नहीं है सीख। सर, सॉरी एक 16। सेकंड सर, पहले जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने पावर रूल लगाया, तो यहाँ पे क्यों हमने ऐसे सिंपल रख लिया? ये कौन सा नहीं, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन? नहीं, ये ई एक्स पी वाला है, ये बेस ई वाला है। इस इज एक्सपोनेंशियल, वो पावर फंक्शन होता है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। यहाँ पे ई दिस फिर इज अ कांस्टेंट है ना? पोलिनोमियल, दिस इज अ पोलिनोमियल। नहीं, ई कांस्टेंट नहीं है, ये वो जो लॉग वाला नहीं होता, हाँ हाँ, यस सर, एंटी लॉग वाला, ये वो वाला यस एंटी सर, लॉग वाला, ये दिस इज अ स्पेशल केस। ठीक ये हो एंटी गया। लॉग वाला ही है, ये कोई सिंपल ये नहीं लिखा हुआ 2 की सर पावर 3, ये वो नहीं है चीज। हम्म। ये एंटी लॉग जो हम यूज करते हैं ना, ये वो वाला फॉर्मूला वाला एक्सपोनेंशियल, इसे इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो जो है ना, उसके लिए हमने यूज की थी पोलिनोमियल टर्म्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसके ऊपर पावर रूल लगता है, इनके ऊपर पावर रूल नहीं था। वो जो पोलिनोमियल वाला है ना, वो इन ऐसी टर्म्स के ऊपर, एक्स की पावर की फॉर्म में, थीटा की पावर की फॉर्म में, टी की पावर की फॉर्म, जो भी वेरिएबल हो उसके लिहाज से। जी, यानी और सर किसी का ये भी क्वेश्चन? फिर एज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही होगा ना, क्योंकि इसमें रूल वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, बस ई की जगह कॉस की जगह साइन की जगह ई आ गया हुआ, और यहाँ पे ई लेकिन को भी उसके नहीं अंदर चेंज देखें, करना। उसमें जो होता है, इसको इस तरह ना रिलेट करें, ये आपकी अपनी साइंस के लिहाज से ठीक है, लेकिन देखें ना साइन उधर तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, और कॉस जो है माइनस साइन वो में मैंने चेंज हो रहा है, कह ये तो दिया वैसे ना, का वैसे रहा मैंने कह है। दिया, मैंने कह बच्चे दिया कि कंफ्यूज यहाँ हो पे ई जाएंगे नहीं चेंज 16, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने सबको साथ लेके चलना। चलें, एनी हाउ आपका अपनी होगा। थिंकिंग है, ठीक है उस लिहाज से। बाकी जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बोले हैं, ये तो मैं से दो बेचारे, एक सर ये मेडिकल जो वाला 80 वाला बोल रहा है और एक 16 जी 80। सर ये जो y इज इक्वल टू ई की पावर x है, सर ये हाँ, देन के बाद जो e आगे बराबर के बाद आया है, वो e की पावर x ही है कि z है? सही नजर नहीं आ रहा। ओहो नहीं, एक ही पावर एक्स ही है यार, ये मैं आपको जूम कर देता X है। हूँ। उप्स, अब नजर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ठीक है सर, चल, गुड हो गया। पहले z लग रहा था। कोई मसला नहीं, इस तरह अगर क्लियर ना हो मुझे बताएं, मैं जूम कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो कर बोले तो सही। तो इसी के आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे y इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो चूंकि यहाँ पर x के साथ कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहा है, तो हम फिर वो जनरल फार्मूला यूज करेंगे जो सेकंड चेक बॉक्स है। इसको लिखना नहीं भूलना, ठीक है। इसको लिखेंगे ना तो फिर हम रेफरेंस के तौर पे देखें, साथ ही a की वैल्यू क्या आ रही है, इधर a की वैल्यू तो 1 है भाई, ठीक है। चलो इसने नीचे फंक्शन लिखा, a की वैल्यू 1 है, ओके जी। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 2 है। देखो बुक वाले ने भी गलतियां की हैं, कोई हाल नहीं वैसे। तो b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हैंस dy और dx इज इक्वल टू a की जगह पर 1 पुट किया, b की जगह पर 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2e की पावर 2x, ठीक है। अब सिमिलरली देखें, अब ये e की पावर है, तो वी कैन राइट e, ये जो ये चीज लिखी है ना, इट इज लाइक दिस, e की पावर x/3। लेकिन जब हम कोई लीनियर फॉर्म में जिन्हें हमने पावर में ना लिखना हो, तो फिर हम exp, ये दिस इज सेकंड नोटेशन जो कि कॉमनली इतनी नहीं यूज होती, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होती है। तो अगर इस तरह भी आ जाए तो इट इज एक्सपोनेंशियल, exp फॉर एक्सपोनेंशियल, तो ये इसके बराबर है, फिर आपने इसके मुताबिक फार्मूला लिखना है। तो बेटर ये कि जब इस तरह की चीज़ आ जाए उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, ताकि आपको ए बी सी लिखने में आसानी हो जाए। आमतौर पर ज़्यादातर तो इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर कहीं पर आपको इस तरह का वास्ता पड़ जाए ये वाली चीज़ का, तो घबराना नहीं है कि भाई ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। चलो अच्छा हुआ ना पता चल गया आपको, इधर एक एग्जाम्पल आ गई। तो
दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको आप इसी तरह लिखेंगे, जनरल फार्मूला, और उसको फिर आप बताएंगे दिस इज ए एंड दिस इज 1/3 जो कांस्टेंट आ रहा है इट इज बी, और फिर उसको फार्मूला में पुट कर दें। बेटर ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर लें 8 e की पावर -x/3। पता नहीं अब आपको ग्रीन नजर आ रहा है कि नहीं, तो चलो मैं इसे रेड कर देता हूँ। ग्रीन इज नॉट अ गुड चॉइस लाइक दिस। तो b की वैल्यू क्या है 1/3 और x जो है साथ आ रहा है, तो उसको आप ये देख रहे हैं आंसर में इस तरह ही लिखा हुआ ये चीज जो है वो इसके बराबर होती है जी। 16 सर इसका बाकियों के लिए तो नहीं सर, मगर मैं अपने लिए कह रहा हूँ अपनी आसानी के लिए कि जी इसका हम ये भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, बस उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पीछे कुछ है, कांस्टेंट है, तो उसके पावर का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। बिल्कुल जी, आपके लिए से ठीक है। ओके, बाकी ठीक है सारे सर। जो अभी तक हमने सिंपल x की पावर पढ़ी है, पोलिनोमियल्स, फिर हमने पढ़ा है साइन और कॉस सिर्फ, ठीक है। अगर साइन कॉस की आपको समझ आ गई तो टैन और कोटेजेंट ये जब भी अब आगे कहीं पर आपको जरूरत पड़ेगी तो सेम फॉर्मूलेशन अप्लाई होगी। उसके बाद चलते हैं आगे, हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल्स, ये एंटी लॉग इसे हम कहते हैं। इधर तक कोई मसला या प्रॉब्लम पूरी क्लास को तो काइंडली पूछ लें। अगर आप सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आ रही है तो तवज्जो दे रहे हैं तो काइंडली पूछ लें या बता देंगे सर ऑल फाइन, और फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही आसान जो बुक है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसके ज़रिए आपको बताऊं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी तो सर अगर मैं बोले। ये जो मैंने आपको अपने बताया है, अपनी थिंकिंग बताई है फॉर्मूले की, मतलब अगर कॉस है तो कॉस का साइन थीटा और आगे थीटा का डेरिवेटिव, अगर कॉस के पीछे कोई कांस्टेंट है तो थीटा का डेरिवेटिव उसके साथ, या एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, सिंपल। तो मैं क्वेश्चन इस सिनेरियो में भी कर सकता हूँ ना? हाँ कर लें, जिसना आपने पढ़ा हुआ है प्री इंजीनियरिंग के यस सर। में, उस लिहाज से कर लें, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर प्री मेडिकल वालों को पढ़ा रहा हूँ इन अ सिंपल वे ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना आए। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि भाई लॉग आ जाए, तो ये आपको भी ये भी फायदा है कि आपने इसको रटा नहीं मार रहा। ये जो बॉक्सेस वाले फार्मूलाज है ना, ये जो साथ साथ आप एक पेज पे लिखते जाओ जब तैयारी करो, तो जो क्वेश्चन आ गया आपने रेफरेंस फार्मूला लेकर उसमें वैल्यूज पुट कर दी, आपको कोई नए सिरे से डेरिवेटिव्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें जी, लॉग का जो फार्मूला है वो ये है कि लॉग के साथ जो भी एक्स आ रहा है वो बटे में चला जाता है। दिस इज वन थिंग, सिंपल वाला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसा रहता है, जो लॉग है वो क्या करता है बटे में चला जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो भाई अगर कांस्टेंट्स वगैरह आ जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आमतौर पर जो होता है कि जब जो भी एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है, वो वैसे का वैसा रहता है, या बी भी साथ फार्मूले में अपीयर होता है, लेकिन लॉग के केस में ऐसा नहीं है। इसलिए आपने इसको स्पेशली तवज्जो देनी है कि लॉग के केस में ये जो कोफिशिएंट होगा वो वैसे का वैसे बाहर आएगा, लेकिन इसके एंगल के अंदर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो वो भाईजान कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ए लॉग बी एक्स, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, और ए लॉग सादा एक्स उसका डेरिवेटिव वो सेम ही आता है, ठीक है। ये सिर्फ लॉग के केस में, और जितनी मर्जी जो बाकी फंक्शन है कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि जो आप कह लें एंगल के अंदर यहाँ से इसके आर्गुमेंट में जो आ रहा है बी वो गायब हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो गायब हो जाता है, ये वाला इधर केस। दिस इज ओनली वन थिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार भी लगाया ताकि आप लोगों को याद रहे और ये गलती नहीं करनी। मोस्टली बच्चों से गलती ये हो जाती है। तो ये वाला फार्मूला सेम एज इट इज लिख लें और इसको याद रखें, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। आगे इसने प्रूव भी किया है कि भाई ये कैसे आता है, लेकिन लेट्स सी, ताकि आपको नहीं ये क्या मैथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा जी कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सर है, तो यहाँ पर हम लॉगरिथम, जस्ट लेट मी कंप्लीट,
कि लॉगरिथमिक हम जो फार्मूलाज उसको यूज़ करते हैं कि अगर चीज़ प्रोडक्ट में हो तो उसको हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, तो जब दो टर्म्स आ रही हैं तो अलग-अलग इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म और ए लॉग ऑफ बी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज़ आवर सेकंड टर्म, तो उसने दो टर्म्स अलग लिख ली। कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो वो हमने 1/x लिख दिया, साथ ए आ गया। लॉग बी इज अ कांस्टेंट, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी 1.73 इस तरह, ठीक। लॉग का कांस्टेंट, लॉग आंसर हमेशा कांस्टेंट ही आता है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास फिर आंसर क्या रह गया, a/x, जो फर्स्ट टर्म का आंसर आ रहा है, तो इसलिए इधर b गायब हो जाता है। तो दिस इज log 3/x, तो वही हम b वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, तो इसका आंसर देख लें क्या आया हमारे पास, a is 1, b is 3, लेकिन b तो आगे फार्मूले में है ही नहीं, तो इसलिए आंसर विल बी 1/x। अब यहाँ पर देखें a भी आ रहा है, b भी 1/2 आ रहा है, तो अगेन जनरल फार्मूला लिखें, a को सेपरेट करें, b को सेपरेट करें, और उसके बाद जो फार्मूला है वो लिखना। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिखी, चूंकि वो बटे की फॉर्म है तो इसलिए हमने उसे आगे जो डिवाइड बाय एक्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख दिया। क्लियर जी? क्लास तक कोई प्रॉब्लम? सर जो पीछे वाली एग्जांपल है वो करिएगा, 1 मिनट। एग्जांपल नंबर 1, इससे सर पीछे जो थी, इससे जो वो पीछे तो वाली वो प्रूफ था स्लाइड, ना, वो प्रूफ था। हाँ प्रूफ था। ठीक है फिर, ठीक है। हाँ, वो ये था ना कि लॉग, ये जो हम बी कहाँ पर गायब हो जाता है, ये वो चीज़ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सही है ताकि आप सर, समझ आ ख्याल ले गया। लें। इसमें लॉग की डेफिनेशन को यूज करते हुए बताया कि भाईजान देखें इससे ये गायब हो जाता। और यहाँ से एक और चीज भी हमें पता चली कि जब कि जब हमारे पास इस तरह आ जाए, लेट्स से 2x + 3x, और ये हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों टर्म्स पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। यानी कि ये देखें उसने यही यूज किया, d/dx 2 सर ये तो x 5x हो जाएगा। और प्लस d/dx 3 g/t। सर ये तो 5x नहीं हो जाएगा? चलो यार स्क्वायर कर लो मैं जो बताने का मतलब ये था, दो टर्म्स हो तो उसको हमने एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हम अलग-अलग लिख सकते हैं। क्लियर होगा? यहाँ से एक ये रूल भी हमें पता चल गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये सीन नहीं होता डेरिवेटिव्स में, कि ऊपर अलग से मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे आ गया x/, लेट्स से नीचे मैं sin x लिख लेता हूँ, आई सर उसका फॉर्मूला तो होता फिर है। ये, हाँ, फिर ये नहीं होगा कि भाई ऊपर अलग से डेरिवेटिव लगा लिया, नीचे अलग से डेरिवेटिव, उसके लिए बकायदा एक फार्मूला होता है। ये सिर्फ एडिशन के लिए होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि हम टर्म्स को सेपरेट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो भी हम चीज़ें सिंपल पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से सिंपल थिंग्स आर ओवर। अब वही बात आ गई सम वाली, कि अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने पीछे पढ़ा, सिंपल एक्स की पावर, मेरे साथ साथ लिखते जाना, एक्स की पावर पोलिनोमियल्स, फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस, ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल्स, e की पावर x, फिर हमने पढ़ा log ऑफ x। ये चारों के हमने फार्मूलाज पढ़े हैं। अब चलो ऊपर चला गया थोड़ा सा, इसको हम कंबाइन करने लगे कि अगर ये मिक्सिंग में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो पहले उसने बताया कि भाई अगर आपके पास सम की फॉर्म में, यानी कि एडिशनल टर्म्स आ रही हैं एक से ज़्यादा, तो जस्ट आपने क्या करना है, एक एक करके अलग-अलग डेरिवेटिव उसके ऊपर अप्लाई कर दें एंड अप्लाई द रूल्स, जो भी रूल्स आ रहे हैं। यहाँ पर सारे ही पोलिनोमियल के हैं, तो इसलिए हमने सिंपल पोलिनोमियल वाले कर लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा पोलिनोमियल्स ही हों। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें में, तो यहाँ पर एक टर्म एक्सपोनेंशियल की आ रही है और एक टर्म पोलिनोमियल की, कोई मसला नहीं। तो हम क्या करेंगे कि y = दिस वन डेरिवेटिव है, तो e की पावर x के ऊपर हमने अलग डेरिवेटिव लगाया और 4x के ऊपर अलग डेरिवेटिव लगाया, तो ये अलग डेरिवेटिव्स अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप पहले लिख लें इसको, ज़रा हम ट्रेडिशनल वे में लिख लें, तो ये ऐसे लिखना चाहिए हमें पहले बेसिक लेवल पे कि e की पावर x का अलग डेरिवेटिव, ताकि पता चले भाई इस चीज़ का हम अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं, एंड प्लस, तो मेरे हाथ से ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
और उसके बाद फिर आप ये डायरेक्ट लिख दें। क्लियर हो गया? इसमें चाहे लॉग आ रहा है, साइन आ रहा है, चाहे 600 टर्म्स और आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करें। तो log 2s के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इट इज़ 1/x, जो कि हमें पता b गायब हो जाता है। और 1/3 sin 9x के ऊपर डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया तो उसका आंसर ये है। मैं जो हूँ आपको, जिसने पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम रेफरेंस फार्मूलाज लिखते थे, तो यहाँ पर भी आपने रेफरेंस फार्मूला साथ ज़रूर लिखने हैं कि log ऑफ x के लिए एज वी नो वो चीज़ लिखी, sin x के लिए एज वी नो वो वाला बॉक्स लिखा, और फिर जब हम इधर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले इस फॉर्म में ज़रूर लिखना है, अलग-अलग उसके साथ d/dx लगाए उन टर्म्स के साथ, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो पहले स्टेप में हमने वो क्वेश्चन लिखा और उसके बाद ये इस तरह और d/dx, उसके बाद इनके रेफरेंस फार्मूलाज और फिर ये आंसर। ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखना। क्लियर हो गया? या मैं आपको एक दफ़ा इधर बाकायदा एक ट्रेडिशनल वे में लिख के दिखा दूँ? अगर नहीं समझ आए तो बता दें, मैं तो लिख देता हूँ आपको। सर सेकंड वाली एग्जांपल का लिखते हैं। चलें सेकंड वाले एग्जांपल का लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया तो वी विल राइट, मैं चलो इधर लिख लूँ स्टेप बाय स्टेप, d/dx, ठीक है, और इधर लगाएं एक बड़ी सी ब्रैकेट जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इधर भी लिखते हैं d/dx। तो पहला स्टेप तो ये हो, ठीक हो गया? ये तो समझ आ गई ना? चलो थोड़ा गलत मलत लिखा गया कि पहले हमने डेरिवेटिव्स अप्लाई करने, फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे कि चूंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो अलग-अलग अप्लाई हो जाते हैं, तो हम इन्हें ब्रैकेट्स में अलग-अलग लिखेंगे, log 2x प्लस d/dx इज इक्वल टू जो भी आ रहा है 1/3 sin 9x। सो दिस इज अ सीन। ठीक है, ये स्टेप जो है बुक ने नहीं लिखा हुआ, उसने शॉर्ट किया हुआ, आपने शॉर्ट नहीं करना, ताकि पता चले कि भाई जब डेरिवेटिव सम वाली टर्म्स के ऊपर लगता है तो वो अलग-अलग टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाता। तो पहला स्टेप था कि आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाया। सेकंड स्टेप में हमने, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव को हमने ओपन कर दिया, हर टर्म्स के ऊपर अलग अप्लाई कर दिया। अब log 2s का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। लेकिन भाई मुझे कैसे पता चला 1/x है? तो इसलिए इस स्टेप के बाद वो आपने वो एज वी नो वाला जो ऊपर वाला सीन था वो लिखना है कि जो log का जनरल फार्मूला है a log b ऑफ x, ठीक है, वो फार्मूला लिखा d/dx जो भी है, और उसका आंसर कि दिस इज a/x। फिर हमने लिखा यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, दिस इज आवर आंसर। फिर आगे एडिशन, साइन के लिए भी एज वी नो, तो दो रेफरेंस फॉर्मूला इस स्टेप के बाद, दिस इज स्टेप नंबर 2। इस स्टेप के बाद आपने दोनों के जितने भी टर्म्स आ रही हैं उनके रेफरेंस फार्मूलाज लिखने, ताकि मुझे पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि भाई ये जो डायरेक्ट नीचे आंसर आ रहा है ये कैसे आया। जब आप रेफरेंस फार्मूलाज लिख लेंगी तो उसके मुताबिक ए और बी भी लिख दें, और फिर उसके बाद ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टाइल? नहीं हुआ तो मैं मजीद कर देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर सॉरी और बस एक सर, हो गया। चल नहीं, जिस लड़की सर ने एक क्वेश्चन चीज बस किया था, बता दूं। जी मैं बताता हूँ, जिस सर लड़की ने क्वेश्चन पूछा था काइंडली आप बता दें। सॉरी सर हो गया क्लियर। चलें, गुड जी। 16 सर ये जो रेफरेंस फार्मूला आप कह रहे हैं लिखना है, हम्म तो आप तो इन्हें इसी रेफरेंस से करवा रहे हैं, इसलिए ये वाला लिख रहे हैं। तो मैं जिस फार्मूले के रेफरेंस से करूंगा मैं वो वाला लिख लूं ना, जैसे cos बिल्कुल थीटा का डेरिवेटिव इज इक्वल टू बिल्कुल sin बिल्कुल थीटा और थीटा का जिस डेरिवेटिव, रेफरेंस के तौर है पे ना? आप लिखना चाह रहे हैं हर चीज का फार्मूला जरूर लिखना, दिस इज द सीन। ठीक है सर। अब जिस तरह यहाँ पर उसने लिख दिया z इज इक्वल टू, अब उसने सारे एक्सपोनेंशियल ये कॉस ट्रिग्नोमेट्री मिला दिया, एक्सपोनेंशियल मिला दिया, सिंपल पोलिनोमियल मिला दिया, सादा कांस्टेंट मिला दिया, तो हाँ ये तो उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो हमने ऐसा नहीं करना। तो अगेन वी विल राइट d/दिस वन d/d। अब यहाँ पर देखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज t, तो यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, फिर हम t लिखेंगे। तो dz/dt इज इक्वल टू d/dt, और फिर बड़ी ब्रैकेट लगाई और ये सारे का सारा इसके अंदर लिख दो। तो दिस इज आवर स्टेप यस 1। सर। स्टेप 2 में क्या होगा, हम डेरिवेटिव्स को ओपन कर देंगे, हर टर्म के साथ अलग-अलग डेरिवेटिव। ठीक हो गया? फिर उसके बाद उनके रेफरेंस फार्मूलाज,
रेफरेंस फार्मूला के बाद एट द एंड जो है फिर आप आंसर लिखते हैं। डन। अब ये आगे कोई आंसर ये आपने पढ़ा हुआ आंसर इक्वेशन जो भी है, हम चले सागर भी हम कह सकते हैं। बहरहाल कोई आंसर इक्वेशन है और ये उसने कोई उल्टा वी लिखा हुआ, चलो जी कोई मसला नहीं। तो उसने कहा जी ये उल्टा वी जो है क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सिंपल आयोनिक सॉल्ट इन ए सॉल्यूशन। हो सो शायद आप इन टर्म से फेमिलियर हो, को पढ़ा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ ए आयोनिक सॉल्ट आप लोगों ने? नो सर। चलो तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। मेन चीज़ है फार्मूला तो हमें गिवन है और फार्मूले का डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसने द कंसंट्रेशन सी, तो कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, वेयर द लिमिटिंग कंडक्टिविटी वो है कोई हम इसे वी नॉट कह लेते हैं, उल्टा वी नॉट, एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो है ना दो चीज़ों में फ़र्क है। ये उल्टा वी सिंपल दिस इज अ फंक्शन, ये उल्टा वी जो है ये नॉट वाला, ये इसने कह दिया कि दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फिर इसका मतलब है जो सी है इट इज़ आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी क्या कंसंट्रेशन, हमने इसके लिहाज से इसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके जी फाइन, कोई मसला नहीं, डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। हमें पता है कि जी जो x का स्क्वायर रूट होता है वो उसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये हमने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वही अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया c के लिहाज से, क्योंकि c इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें जहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको जनरल रूल बताया कि शुरू के एबीसी तो कांस्टेंट होती है, लेकिन देखें क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि जो लिमिटेड कंडक्टिविटी और बी जो है ये कांस्टेंट्स है, तो ऑटोमेटिकली जो जो हमारे पास थर्ड चीज़ रह जाती है सी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब मैं कंसंट्रेशन के लिए कोई और वेरिएबल तो नहीं ना लिख सकता, मैं एक्स लिख दूँ। अब जनरल नोटेशन सी है पूरी दुनिया में, तो फिर वो मसला बन जाता है, इसलिए क्वेश्चन के लिहाज से भी देखना पड़ता है। अब जी हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाया, ये तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसका तो आंसर आ गया 0। ये आपने रेफरेंस फार्मूला में लिख दें कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। और यहाँ पर आपने पावर रूल, तो एज वी नो उसके ऊपर पावर रूल इधर लिखे रेफरेंस में, इधर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, और इधर बेशक उसके ऊपर अप्लाई कर दें। दिस इज आवर आंसर। सी की पावर 1/2 है, 1/2 को नीचे उतारा और इसमें से 1 को पावर में से 1 को माइनस किया। पावर 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो फिर -1/2 बचेगा। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। तो सिर्फ ये है कि उल्टा भी लिखा हुआ, तो इस नोटेशन से आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझें, फार्मूला आपको गिवन है, डेरिवेटिव के रूल्स आपको पता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बस ये दो चीज़ें रह गई जो हमारी लास्ट है कि मैंने आपको बात की एडिशन तो हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी, लेकिन जब आ जाए बात प्रोडक्ट की तो फिर हमें थोड़ा सा फार्मूले को देखना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है, इसको ज़रा देख लें और इसको अप्लाई करने के लिए भी इसका रेफरेंस फार्मूला साथ लिखेंगे तो उसके अंदर चीज़ें आप पुट कर सकते हैं। तो उसने कहा जी अगर आपके फंक्शन जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक एक्स स्क्वायर और e की पावर x, तो दीज आर बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, लेकिन एक पॉलिनोमियल में है और एक एक्सपोनेंशियल में है। ये आपका y है। अब इसके अगर डेरिवेटिव लेना तो वो क्या होगा, उस डेरिवेटिव को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव या जनरली प्रोडक्ट रूल। तो वो क्या है कि पहले फर्स्ट फंक्शन जो u है वो वैसे का वैसा, और सेकंड से हम कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, या u और v। तो उसने कह दिया एक दफ़ा आपने u का डेरिवेटिव लेना और v का डेरिवेटिव लेना, u वैसे का वैसे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक दफ़ा आपने u का डेरिवेटिव लेना है तो साथ v साथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ी सी एक स्कीम है, इसको थोड़ा सा आपने याद रखना, बल्कि आप लिख के, तो मेरे ख्याल से अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो मुझे इधर से देख के पता चल जाए, जैसे हम इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। या चले नीचे क्वेश्चन दिया हो तो हम नीचे क्वेश्चन रेफरेंस फार्मूला उसको देख लेते हैं, ये दिस वन। अब वो कह रहे जी आपके पास एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है, तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यू विल राइट दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक हो गया, ये जस्ट अपने लिए आपने लिख लिया, और फिर आप लिखेंगे कि u जो है लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स। चलें जी लिख लिया, ओके फाइन। अब उसने कहा कि जी चूंकि इधर du और dx यूज हो रहा है, dv और dx यूज हो रहा है, तो पहले इनको फाइंड आउट कर लें ताकि जब वैल्यूज पुट करनी हो तो हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके जी एक्स स्क्वायर है, इधर आप वो पोलिनोमियल का रूल लगाएंगे, पावर रूल। ओके फाइन, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने फाइंड आउट करना है रेफरेंस फार्मूला, ये तो सिंपल वाला है तो भाई ये तो cos x के बराबर होता है, डन। फिर आप ये रेफरेंस फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट फार्मूला,
और इसके अंदर बस अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। यू की वैल्यू क्या है? ओके, यू की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है एक्स स्क्वायर, फाइन। डी वी और डी एक्स वो क्या है जी? वो हमने इधर से पिक किया, वो हमने वैल्यू लिख दी। फिर आगे प्लस, फिर वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू तो है हमारे पास साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स लिख दी ये वाला। और डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स वो 2x है, तो मैंने साथ 2x मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर तक भी आंसर ठीक है, ये वाला। अब मजीद जो होता है सिंप्लीफिकेशन होती है दोनों में, जो है ये एक्स टर्म जो है ये कॉमन आ रही है। तो जब एक कॉमन टर्म आ रही हो तो उसको आप थोड़ा सा एक फैक्टराइजेशन स्टाइल में लिख लें तो वो ठीक है आपके लिए, जो है इधर तक भी ठीक है। आपको मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो इसकी जो स्कीम है वो ये है कि पहले आपको फार्मूला लिखा होना चाहिए, और जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहले जिस तरह इसने लिखा है कि पहले यू और वी को डिफाइन करें, उनको डेरिवेटिव्स ले लें, और उसके बाद फार्मूले में जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। और एक और बात भी है, ये नहीं कि अगर आप जो है वी ये वाली टर्म को पहले लिख लेंगे, ठीक है, इसको इधर लिख लें तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ये एडिशन है, 2 जमा 3 भी 5 होता है, और 3 जमा 2 भी 5 होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, दूसरी जो जो हमने फंक्शन लिखा हुआ वो साथ उसके अपोजिट वाला फंक्शन आएगा। सेम नहीं होना कि वी भी लिख रहे हैं वी का डेरिवेटिव है, ये काम नहीं होना चाहिए। डन। फार्मूला समझ आ गया? क्लास प्लीज बता दें। और देन उसके बाद ये आगे ये आपके पास जो है क्वेश्चंस आ गए, एक्स भी आ गया, लॉग ऑफ एक्स आ गया, 6 ई की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स आ गया, फाइन, कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या करना है, लेट यू इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लिख दिया, v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, पहले उनको सीधा डेरिवेटिव्स निकाल लिए, और फिर आपने रेफरेंस फार्मूला लिखा और उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दी। ये आपने काम कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। इसमें मजीद कोई इस तरह का मुश्किल काम नहीं है। जैसे ये होता है डेरिवेटिव्स बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसे 6 है, कॉस है, ओके फाइन, डेरिवेटिव्स ले लिए, पहले पुट की, जस्ट मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन कर दें। मैं जैसे ये चाह रहा हूँ कि आप जो है इधर तक ही क्वेश्चन करें, आप जो है आगे फैक्टराइजेशन करने की, सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना बने, प्रॉब्लम ना बने। अब ये तो पढ़ लिया हमने प्रोडक्ट का। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें एक चीज़ आ गई, इसमें 2 टर्म्स आ रही, मतलब जो फंक्शन है वो आगे मजीद 2 टर्म्स पे डिपेंड कर, तो भाई मसले वाली बात ही नहीं। तो आपने एक पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है जो कॉल्ड इज यू, और सेकंड पार्ट जो साइन वाला वो आपने से क्या कह दिया, वी। अब डेरिवेटिव लेना है तो वही नो द ड्रिल कि भाई डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, पहले अलग-अलग टर्म्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप जो है थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल से कर सकते हैं, बजाय कि डायरेक्ट करने के कि डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर अलग-अलग टर्म्स पे अप्लाई किया और उनका आंसर लिख दिया। ये आप आंसर लिख सकते हैं ना, अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए यू वाला, तो डी जी और डी एक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो मसला नहीं ना होगा। ये अभी हमें पीछे पढ़ा नो सर, कोई मसला नहीं हो। हाँ, तो सर कर लो। हाँ, v इज इक्वल टू साइन एक्स है तो हम उसे डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख लेंगे। तो मजीद बस ये है कि सिंगल टर्म की जगह 2 टर्म्स आ गई हैं, तो भाई कोई मसला नहीं हुआ। तभी हमने ये जो स्ट्रेटजी है ये इस तरह बनाई कि पहले u और v का अलग-अलग डेरिवेटिव निकालें, ताकि जब हम ये फार्मूला यूज़ करें तो इसके अंदर जस्ट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करें, हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने ना बैठ जाए। तो देखने में तो ये लंबी और बड़ी टर्म्स नज़र आ रही हैं, लेकिन दीज आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द अदर थिंग्स। तो हमने सारे पार्ट्स आपस में मिला लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको कह रहा फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इधर तक ही ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो सकती है चीज़ें, तो आप वो कर लें जी। 16 सर ये डी यू और डी एक्स जो हमने लिखा है, इसे यू की बार में भी लिख सकते हैं ना? यू की बार मतलब यू का कम्प्लीमेंट के टाइप पे, जैसे स्लैश यू स्लैश ब्रैकेट डाल के। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे जिधर लिखते हुए कि हो सकता है इधर वो यू डैश या सिंपल यू से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप इस तरह ही टर्म्स में लिखें। अगर आपको उसमें प्रैक्टिस लग रही है, जैसे प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, यू कैन डू दैट, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग वालों से भी गलती हो जाती है। चलें जी, तो जस्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है मुझे पता, जस्ट हम लास्ट क्वेश्चन रूल पढ़ने लगे, दिस इज अवर लास्ट थिंग, क्योंकि बेसिक यही चीज़ें थी।
तो ये हमारा डेरिवेटिव फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी ये आपकी प्रैक्टिस है, इस लेक्चर को आप दोबारा देखिएगा आराम से, 1 बाय 1 आप इसको वो चीज़ें रूल जो है साथ साथ लिखते जाइएगा। तो ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल्स हैं, ये जस्ट फार्मूला अगर आपको याद हो गया ना प्रोडक्ट और क्वेश्चन का, ये जो बॉक्सेस वाला है, तो इसके अंदर चीज़ें लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। तो उसने कहा जब आपको टर्म्स ऐसे आ जाए एक्स क्यूब और ई की पावर 3x, यानी ऊपर भी फंक्शन आ रहा है और नीचे भी फंक्शन आ रहा है, तो अलग-अलग ये नहीं होगा कि हाँ हम लिख लें डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स, जिसका हम एडिशन में करते हैं, और बटे में भी मैं अलग लिख लूँ, ये फिर गलत हो जाए। भाई इतना बड़ा लंबा फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है कि u और v, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बार बार लिख के। मैं तो आपको एडवाइस करना सारे फार्मूलाज आप एक चिट पे लिख लें एक पेज के ऊपर, और जो भी क्वेश्चन आए तो उससे रेफरेंस फार्मूला लिखा और उसके साथ उसका आंसर लिख दें, तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन में नीचे से हम कहते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में जो पहले फंक्शन आ रहा है वो लिखे, और जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस फिर न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर वाला का डेरिवेटिव, एंड डिवाइडेड बाय जो भी नीचे आ रहा है उसका स्क्वायर। ये बस एक दफ़ा आपने फार्मूला लिख लेना। स्ट्रेटजी वही है कि भाई आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपने लिख लिया, v इज इक्वल टू ई की पावर 3x। क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं तो भाई अलग-अलग पहले ही निकाल लो। u का डेरिवेटिव पावर रूल लगाया 3x स्क्वायर, v का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल है तो उसका रूल लगाया, वो हमारे पास आ गया 3e की पावर 3x। नीचे v स्क्वायर भी यूज हो रहा है तो वो e की पावर 3x का स्क्वायर लेंगे। यहाँ से एक चीज़ याद रखें कि जब हमारे पास आता है ना x की पावर 2 और फिर होल की पावर 4, तो ये जो पावर्स होती है ना, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दिस इज x की पावर 8। इसी तरह यहाँ पर e की पावर 3x का स्क्वायर है, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे 6, तो दिस इज e की पावर 6x। फिर आपने लिखना फार्मूला, और फार्मूला में ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दें, एंड दैट्स इट। और उसके बाद अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है, अगर आपको समझ आता है, जैसे यहाँ पर e की पावर 3x है, यहाँ पर भी e की पावर 3x है, तो ये कॉमन बाहर आ सकते हैं, वरना इधर तक भी आंसर आपके लिए ठीक होगा। क्लियर? आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। चीज़ें वही हैं, साइन आ जाए, लॉग आ जाए, एक्सपेंशियल आ जाए, पोलिनोमियल आ जाए, डेरिवेटिव हमें लेना आते हैं और फार्मूले में पुट ही जस्ट हमने करना है। तो दिस इज u, उसने लिख दिया u इज इक्वल साइन एक्स, v इज इक्वल 3 log ऑफ x। ओके, डेरिवेटिव अप्लाई निकालें आप, और फिर उसका फार्मूला, और फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दें, और उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं तो फाइन, नहीं तो वैसे को वैसे ही रहने दें। जैसे यहाँ पर देखें उसने कोई सिंप्लीफिकेशन मजीद नहीं की, तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा एक मतलब एक्सप्रेशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, चूँकि आप उसके पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जब हम चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फिर वो काम ईजी हो जाता है। सेम गोज फॉर हियर, कि जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप खुद कर लीजिएगा। मैं जो आगे आपकी केमिस्ट्री की एग्जांपल है उसको करूँगा। तो दिस इज द थिंग, अप्लाई द फार्मूला, डूइंग सम क्या उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे e की पावर 2x यहाँ पर है और यहाँ पर e की पावर स्क्वायर में आ रही है, तो एक उसमें से कटिंग हो जाएगी। ओके जी, चलते हैं केमिस्ट्री एग्जांपल की तरफ। दिस इज आवर लास्ट, और उसके बाद लेक्चर खत्म। कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये N2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2NO2 में। The partial pressure of N2O4 is given by the expression, ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द ग्रीक लेटर psi 1 minus psi over 1 plus psi। ठीक है, जो भी फॉर्मूला केमिस्ट्री का है, फाइन। psi will be some variable independent। उसने कहा जी फाइंड द dp over d psi, तो दिस इज आवर p फंक्शन, इसका हमने psi फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसने कहा कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है हमें पता है जैसे u हम सिलेक्ट करते हैं, और डिनोमिनेटर को हम v सिलेक्ट करते हैं। तो 1 minus psi is u, 1 plus psi is v। इनके डेरिवेटिव ले लिए, क्योंकि psi खुद है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -1 और इसका +1। ये जो 1 है ये तो कांस्टेंट है, इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे 0।
राइट द फार्मूला, चूंकि यहाँ पर अब साई है तो फिर हमने डी यू और डी एक्स नहीं लिखना, हमने डी यू और डी साई लिखना है। साई के लिहाज से फार्मूला देखे हमने सब्स्टिट्यूशन की, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई है कि माइनस आई और पॉजिटिव साई आपस में खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए, -2 और 1 + i होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑल। मेरे से आगे जो है वो एग्जांपल तो नहीं है, चेन रूल है, इधर तक ही आप कर लें, इट इज़ फाइन। इधर तक कोई क्वेश्चन या कुछ ना समझ आई हो